हेलो गाइस। आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ने वाला है। हम देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट को डिफरेंशिएशन करते तो आ जाता है, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंशिएशन होता क्या है ये उनको पता ही नहीं होता है। इसका जो रिज़ल्ट आता है वो हमें क्या शो करता है, हम डिफरेंशिएशन का यूज़ क्यों करते हैं, ये मैथमेटिक्स में किस तरह से एक यूज़फुल टूल है, ये बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक साइकिल है जो कि एक पॉइंट से चलना स्टार्ट होती है और दूसरे पॉइंट तक जाकर रुक जाती है। तो ये जो साइकिल है इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में कुछ टाइम लगा होगा और इसने कुछ डिस्टेंस भी कवर की होगी। तो हम क्या करेंगे कि साइकिल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगा है और जो डिस्टेंस कवर की है उसके बीच में एक ग्राफ खींचेंगे। उसके बाद इस ग्राफ को स्टडी करेंगे। तो इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि शुरुआती 8 मिनट में साइकिल ने जो डिस्टेंस कवर की है वो है 1.5 किलोमीटर। उसके बाद अगले 8 मिनट में साइकिल ने जो डिस्टेंस कवर की है वो है 0.5 किलोमीटर। उसके बाद अगले 8 मिनट में साइकिल ने जो डिस्टेंस कवर की है वो है यहाँ पर 2 किलोमीटर। ठीक है। तो इसका मतलब है कि साइकिल की जो स्पीड है वो कम ज़्यादा हो रही थी। अब मान लीजिए हमें साइकिल की जो स्पीड है वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच में पता करनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर और टाइम है यहाँ पर 24 मिनट। तो हम यहाँ पर 4 में 24 का डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमें जो स्पीड मिलेगी वो होगी 0.16 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है। तो स्पीड के फॉर्मूले के हिसाब से जो स्पीड है वो है 0.16 किलोमीटर पर मिनट। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर समान समय के लिए साइकिल ने जो डिस्टेंस कवर की है वो अलग अलग है। इसका मतलब है कि साइकिल की स्पीड कम ज़्यादा हो रही थी, लेकिन हमने ये जो स्पीड निकाली है उसके हिसाब से साइकिल की स्पीड 0.16 किलोमीटर पर मिनट होनी चाहिए थी। तो क्या ये जो हमारा आंसर आया है वो क्या गलत है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आंसर है बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो आंसर है ये एक एवरेज स्पीड है। मतलब साइकिल जब चलना स्टार्ट होती है और जब जिस पॉइंट पर रुकती है उसके बीच में साइकिल की जो स्पीड कम ज़्यादा हुई है उसका एक एवरेज है। ठीक है। लेकिन सोचिए कि हमें एवरेज स्पीड नहीं पता करनी है, हमें किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट है, मान लीजिए 20 मिनट में पता करनी है कि 20 मिनट पे साइकिल की स्पीड क्या है। तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पर स्पीड पता करने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया था और एक एंड पॉइंट लिया था। तो अभी भी हम यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे और एक एंड पॉइंट लेंगे, लेकिन इन दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस है उससे बहुत कम लेंगे। इतना कम लेंगे कि हम मान सकें कि ये दो जो पॉइंट है ये इस ग्रीन पॉइंट के ऊपर ही है। तो जब हम इन दोनों पॉइंट के लिए स्पीड पता करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा उसे हम कह सकते हैं कि वो 20 मिनट पे साइकिल की स्पीड है ना। क्योंकि हमने क्या किया है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था जो एंड पॉइंट था उनको बहुत नज़दीक ले आया है। तो वो एक एवरेज स्पीड नहीं कहलाएगी, वो उसी समय पे उस साइकिल की स्पीड कहलाएगी। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि स्पीड क्या है, स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है, मतलब जब टाइम चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है, ये हमें शो करता है स्पीड, है ना। तो उसी तरह से एक दूसरा केस ले लिया जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ y=f(x) और इसको मैं x एक्सिस मान लेता हूँ और इसको y एक्सिस मान लेता हूँ। ठीक है। तो अभी हमें क्या पता करना है कि इनपुट जब चेंज होता है तो उसके रिस्पेक्ट में आउटपुट में कितना चेंज होता है। जैसे कि अभी साइकिल के केस में किया था हमने कि टाइम चेंज हो रहा था तो डिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा, हमको ये पता करना था एक सेम टाइम, मतलब एक किसी समय पे। ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर हमें पता करना है कि हम इनपुट में चेंज करते हैं तो आउटपुट में कितना चेंज होगा, वो भी किसी फंक्शन के लिए, तब वो जो तरीका होता है उसे हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो उसकी जो मेन डेफिनेशन है वो कैसे बनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है वो x पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है वो x प्लस h पॉइंट है। उसके बाद अगर हम इस इनपुट को इस फंक्शन में डालें तो इसका आउटपुट जो होगा
वो होगा एफ एक्स, और अगर इस इनपुट एक्स प्लस एच को इस फंक्शन में डाला तो हमारा आउटपुट होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो अभी हमने पिछले वाले केस में क्या किया था कि डिस्टेंस में हमने टाइम को डिवाइड किया था, क्योंकि हमको टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा था ये पता करना था। अब अगर हमें ये पता करना है कि जो इनपुट है उसमें चेंज करने पे आउटपुट में कितना चेंज होता है, तो हम इस आउटपुट में इस इनपुट का डिवाइड करेंगे। अब हम यहाँ पर ये वाली जो डिस्टेंस है एक्स से एक्स प्लस एच के बीच की, इसको हम डी एक्स मान लेते हैं, और ये वाली जो डिस्टेंस है इसको डिवाई मान लेते हैं। तो अगर हम डिवाई में डी एक्स का डिवाइड करें तो हम डिवाई कैसे निकालेंगे? डिवाई निकालने के लिए हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से एफ ऑफ एक्स को माइनस कर देंगे, और डी एक्स निकालने के लिए एक्स प्लस एच में से एक्स को माइनस कर देंगे, मतलब अगले पॉइंट में से पिछले पॉइंट को माइनस करना है। तो इस एक्स से एक्स कट जाएगा और यहाँ पर एच बचेगा। उसके बाद जैसा कि हमने देखा था कि इन दोनों पॉइंट के बीच की, मतलब ये दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम से कम होना चाहिए। तो ये इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस कम से कम कब होगी? जब एच छोटे से छोटा हो, मतलब एच 0 की ओर अप्रोच करे। तो हम इसे मैथमेटिक्स में लिमिट के रूप में लिखते हैं। तो ये जो डिवाई बाई डी एक्स है ये ऐसा हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है यही डिफरेंशिएशन की मेन डेफिनेशन है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये शो करता है कि हम जब इनपुट में चेंज करेंगे तो उसके आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है। तो ये जो डिवाई बाई डी एक्स है ये रेट ऑफ चेंज रिप्रेजेंट करता है। तो आपके माइंड में एक और क्वेश्चन हो सकता है कि हमने यहाँ पर डिवाई में डी एक्स का डिवाइड क्यों किया? तो इसका एक कारण होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ कि बताइए 10 5 से कितना बड़ा है, तो आपको इसको मैथमेटिकली बताना है। तो आप क्या करोगे? 10 में 5 का डिवाइड करोगे तो आपको आंसर के रूप में 2 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि आप कह सकते हो कि 10 5 की रिस्पेक्ट में 2 गुना बड़ा है। बिल्कुल वैसे ही हमें ये पता करना है कि इस इनपुट के लिए, इतने से इनपुट के लिए, ठीक है, आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है। तो हमने इस डिवाई को डी एक्स में डिवाइड कर दिया, मतलब डिवाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में कितना बड़ा है। जैसे यहाँ पे 10 5 से कितना बड़ा है ये हमें पता चल गया डिवाइड करने पर। वैसे ही हमको ये पता करना था कि डिवाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में कितना बड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पे डिवाई में डी एक्स का डिवाइड किया। उसके बाद हमने इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस को कम से कम लिया, जिससे कि साइकिल केस में हमने देख लिया था कि अगर हम पॉइंट को दूर दूर लेते हैं तो जो आंसर आएगा वो एक एवरेज होगा। अगर हमें उस पॉइंट पे ही पता करना है कि उस पॉइंट पे कितना चेंज हो रहा है, तो हमें इन दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसे कम से कम लेना है, ठीक है। तो ये था डिफरेंशिएशन, यही डिफरेंशिएशन की मेन डेफिनेशन है। अभी आने वाले वीडियोस में हम क्या करेंगे कि जो फंक्शंस होते हैं उसको किस तरह से डिफरेंशिएट करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। उनके कुछ प्रूफ होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो ये तो थी हमारी डेफिनेशन, है ना, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद ये जो डिवाई बाई डी एक्स है इसको हम यहाँ पर एक स्लोप से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर हम इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए अगर एक लाइन खींचे तो इसको हम स्लोप बोलते हैं, जो कि डिवाई बाई डी एक्स होता है। आप यहाँ पर देखिए, अभी थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए, है ना, अगर मैं इस कर्व को इस तरह से लूँ तो अगर ये जो स्लोप है यहाँ पे इंक्रीजिंग है ना, अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहे हैं तो हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, मतलब हमारा जो स्लोप है इस पॉइंट पे इंक्रीजिंग है। इसका मतलब है हमारा जो कर्व है इस पॉइंट पे इंक्रीजिंग होगा। दूसरी बात, ये जो डिवाई है, मतलब ये वाली जो लेंथ होगी वो यहाँ पे पॉजिटिव होगी। तो अगर हमारा डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट पे पॉजिटिव आता है तो हम कह सकते हैं कि उस फंक्शन का जो कर्व है उस पॉइंट पे इंक्रीजिंग है। उसके बाद अगर ये जो स्लोप है एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो आप यहाँ पे देखो जो डिवाई है वो 0 होगा। डिवाई 0 क्यों होगा? हम डिवाई कैसे निकालते हैं? हम डिवाई निकालने के लिए अगले वाले पॉइंट में से पिछले वाले पॉइंट को माइनस कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखो दोनों आउटपुट बराबर है, तो अगर हम अगले आउटपुट में से पिछले आउटपुट को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 0 होगा। इसका मतलब है कि हमारा जो डिवाई बाई डी एक्स है वो 0 होगा। उसके बाद
अगर हमारा स्लोप कुछ इस तरह से हो तो स्लोप ऐसा किस तरह से आएगा, इसको हम डिक्रीजिंग बोल दें ना, कि इस पॉइंट पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा, अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे और उसका डेरिवेटिव माइनस आ जाए तो हम बोल देंगे कि उस पॉइंट पे जो कर्व है वो डिक्रीजिंग है। तो आप यहाँ पे देखो कि अगला पॉइंट नीचे है मतलब आउटपुट कम है, और पिछला पॉइंट ज़्यादा है मतलब आउटपुट ज़्यादा है। तो अगर हम इस अगले पॉइंट में से पिछले पॉइंट को घटाएंगे मतलब f(x) बड़ा है, तो जो dy है माइनस में आएगा, मतलब dy/dx माइनस में आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ कहाँ पे, इस पॉइंट पे जहाँ पे हमने डेरिवेटिव निकाला है। अभी ये वाला जो मैंने समझाया आपको, ये थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी मैंने आपको फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना नहीं सीखा है, वो आगे सीखेंगे। बस अभी आप इसको याद रखना है ना, आगे आपको काम में आएगा। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि ये जो dy/dx है, इसको लिखने के कुछ तरीके होते हैं। इसको हम f' से भी लिख सकते हैं या फिर इसको y' भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं आपको थोड़ा और एग्जांपल के जरिए अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए एक फंक्शन है f(x) = x³। इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा बनेगा। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें x के रिस्पेक्ट में तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 3x²। याद रखिएगा, मैंने अभी आपको डेरिवेटिव निकालना नहीं सीखा है, वो अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो अभी आप इसको सिर्फ देख लीजिए ना। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमको आंसर इस तरह से मिलेगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा। तो अब जैसे मान लीजिए मुझे x = 2 पे पता करना है कि उसके आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस x = 2 को इस डेरिवेटिव में पुट कर देंगे तो हमको आंसर के रूप में 12 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जो dy है dx के रिस्पेक्ट में 12 गुना तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब मान लीजिए x = 2 यहाँ पे है ना, तो हम अगर x = 2 से थोड़ा सा आगे जाएंगे, बहुत मामूली से आगे जाएंगे, तो आउटपुट जो है उसमें जो चेंज होगा वो 12 गुना ज़्यादा होगा। ये हमें रिप्रेजेंट करता है dy/dx मतलब डेरिवेटिव। तो इसको और मैं आपको इसका यूज़ करके भी दिखा देता हूँ। ये तो बात हुई फंक्शंस के केस में, लेकिन अगर इसका रियल लाइफ में यूज़ देखें तो कैसे होगा। तो मान लीजिए एक हमारे पास बलून है या फिर एक स्फीयर मान लो उसको, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 πr³। ठीक है। तो मान लीजिए हमें बताया गया है कि इस बलून की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर/सेकंड के हिसाब से बढ़ रही है। तो हमको पता करना है यहाँ पर कि इसका जो वॉल्यूम है वो कितना बढ़ रहा है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम इस वॉल्यूम के फॉर्मूले को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जब हम इसे टाइम के रिस्पेक्ट में मतलब टी के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा dv/dt = 4/3 × 3 πr² dr/dt। ठीक है। अभी मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन करना नहीं सिखाया है ना, अभी सिर्फ हमने डेफिनेशन देखी है। जब मैं आपको डिफ्रेंशिएशन करना सिखा दूंगा, अभी तो फ़िलहाल में इसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पे जो dr/dt है हमको 1 सेंटीमीटर/सेकंड दिया हुआ है, तो अपन यहाँ पे 1 रख देंगे। तो अब देखिए हमको एक फार्मूला मिल चुका है। तो अभी फ़िलहाल एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए जो बलून की रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, तो हम इस 6 सेंटीमीटर को यहाँ रख देंगे, मतलब r की जगह पे हम 6 रख देंगे और उसको सोल्व कर लेंगे तो हमको मिलेगा 452.38 सेंटीमीटर/सेकंड। इसका मतलब है कि अगर हमारे बलून की जो रेडियस है, अगर अभी फ़िलहाल में बलून की रेडियस 6 सेंटीमीटर है और अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर/सेकंड के हिसाब से बढ़ रही है तो उसका जो वॉल्यूम है टाइम के रिस्पेक्ट में 452 गुना तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई चीज़ दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करती है, जैसे यहाँ पर वॉल्यूम रेडियस पर डिपेंड कर रहा था, ऐसे कोई सा भी फॉर्मूला हो या फिर कोई भी रियल लाइफ की एप्लीकेशन हो जिसमें एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पर रेडियस चेंज हो रही थी, तो हम दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज हो रहा है ये डिप्रिसिएशन की हेल्प से पता कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि डिप्रिसिएशन रेट ऑफ चेंज रिप्रेजेंट करता है। अभी हम आने वाले वीडियोस में एग्जांपल के तौर पे कुछ फंक्शंस जो भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इनका डेरिवेटिव कैसे निकालना ये मैं आपको सिखाऊंगा, इनके प्रूफ देखेंगे हम। ठीक है। और अगर कोई दो फंक्शन जिससे यहाँ पर मल्टीप्लाई में है
तो उनका डेरिवेटिव निकालने का जो फॉर्मूला होता है इसका भी प्रूफ देखेंगे। और अगर कोई दो फंक्शन डिवीज़न में हो तो उसका डेरिवेटिव निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसका भी प्रूफ देखेंगे, और हम इसके कुछ एग्जांपल भी सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। और ये जब सब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद और कुछ डिप्रिसिएशन के जो यूज़ है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपको फंक्शंस का डिप्रिसिएशन करते नहीं आता है। अभी मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन बताई कि डिप्रिसिएशन होता क्या है। तो पहले तो हम डिप्रिसिएशन करना सीखेंगे इन सभी फंक्शंस का, उसके बाद डिप्रिसिएशन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और हम कैसे कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में यही तक था, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके माइंड में किसी तरह का कोई डाउट हो या फिर वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।